हेलो ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे एचसीपी लैटिस के बारे में, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो भी आप लोग इस लेक्चर को, पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो लेक्चर को देख के आए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज टाइप्स ऑफ वॉइड। देखो, जितना भी हम लोग यूनिट सेल पढ़े हैं ना, जैसे एचसीसी पढ़े हैं, बीसीसी पढ़े, एचसीपी पढ़े, एफसीसी पढ़े, तो सबके अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़े। पैकिंग एफिशिएंसी क्या था? जैसे एचसीसी का कितना पैकिंग एफिशिएंसी था? 52%। बीसीसी का कितना था, है ना? फिर ऐसे ही हम लोग बीसीसी का भी पढ़ लिए, ऐसे हम लोग एफसीसी का भी पढ़ लिए 74%, एचसीपी का भी पढ़ लिए 74%। तो 74% उसका पैकिंग एफिशिएंसी था, यानी कि एटम मॉलिक्यूल्स जो था वो लैटिस में कितना अपना पोजीशन ऑक्युपाइड किया हुआ है। उसमें कुछ वॉइड एफिशिएंसी भी होते हैं। जैसे वॉइड एफिशिएंसी था, एफसीसी का वॉइड एफिशिएंसी कितना था? 26%। ठीक है, तो वैसे ही ये जो वॉइड आता है, बेसिकली जितने भी लैटिस है ना, सबके अंदर हम लोग को वॉइड्स को देखना है। सबके अंदर हम लोग को वॉइड्स को देखना है कि वॉइड्स होते हैं कहाँ होते हैं। एचसीसी, उसके बाद बीसीसी के अंदर वॉइड्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कहाँ होंगे। एफसीसी के अंदर वॉइड्स कहाँ पे होंगे, एचसीपी के अंदर वॉइड्स कहाँ पे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। देखो, वॉइड्स वॉइड्स दो तरह का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला वॉइड पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। पहला कौन सा वॉइड पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? इट इज अ ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आप लोगों को पता है ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम आपको बताए थे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? इट इज अ ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा वो एक ट्रायंगुलर वॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से अपने को क्या पता चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से अपने को यह पता चलता है कि जो एटम्स होंगे वो 4 एटम से अटैच्ड होंगे, 4 एटम को टच कर रहे होंगे। हम आपको पहले भी बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, है ना? एक एटम कितने स्फीयर को टच कर रहा हो, जितने स्फीयर को टच करता है उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस में होता है, कहाँ होता है, पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, डिस्टेंस कितना होता है, सब पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले डेफिनेशन उतार लो। उतार लिए? चलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो होता क्या, एक एटम, दो एटम और एक पीछे की तरफ एटम। तीन एटम है ना? तीन एटम ऐसे रखे हुए, एक एटम, दो एटम, एक पीछे की तरफ एटम, और एक एटम हम लोग ऊपर की तरफ मान लेते हैं। ठीक है, अगर सबके सेंटर को आप मिलाइए, सबके सेंटर को अगर आप मिलाइए, सबके सेंटर को अगर आप मिलाइए तो आपको एक टेट्राहेड्रल शेप दिखाई देगा। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और इसका जो कहीं सेंटर होगा ना, सेंटर, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। इस स्पेस को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन एटम है और फोर्थ एटम थोड़ा हम लोग ऊपर लिए, और इसके बीच का जो भी स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ऐसे भी तुम समझ सकते हो, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, तीन एटम है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर वॉइड टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस वॉइड को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फोर्थ एटम डालेंगे इसके बीचों बीच, है ना? एक बॉल, दो बॉल और पीछे तीन बॉल, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाता है। उस स्पेस को कवर करने के लिए एक फोर्थ बॉल हम लोग डाले। अगर फोर्थ बॉल आप डाल दोगे ना, फिर भी अंदर में छोटा सा स्पेस एक आपको दिखाई देगा। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स, और इसका नाम क्या पड़ता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर इसको थोड़ा सा 3D में हम दिखाएं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, 3D में दिखाएंगे तो हम लोग को ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो एक ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 4 स्फीयर से जुड़ा हुआ है। 3 स्फीयर नीचे में और एक स्फीयर ऊपर से जो हम लोग डाले।
3 स्फीयर नीचे में, एक स्फीयर जो ऊपर से हम लोग डाले, उसके बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलेंगे उसको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ हैं। देखो, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपको एफसीसी लैटिस में दिखाई देगा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल में। ठीक है, कहां दिखाई देगा, दे आर present in FCC lattice। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस के अंदर आपको दिखाई देगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बीसीसी और एससीसी में नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपको क्या चाहिए, 4 स्फीयर चाहिए। 3 नीचे में जो एक ट्रायंगुलर बना रहा हो, है ना, 3 नीचे में जो एक ट्रायंगुलर बना रहा हो और एक ऊपर में एटम। ठीक है, सबके हम लोग सेंटर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगा। तो बेसिकली आपको एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और एक 4 एटम, 4 एटम चाहिए आपको। कितने एटम चाहिए, 4 एटम चाहिए, तभी आप लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे होंगे एफसीसी लैटिस में। पहले हम लोग एफसीसी लैटिस बना लेते हैं। ये हो गया एफसीसी लैटिस। ठीक है, ये एफसीसी लैटिस है। एफसीसी में आपको पता होगा कि एटम्स मॉलिक्यूल्स कहां होते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है एफसीसी का, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। यानी कि कॉर्नर पे एटम होंगे, कहां होंगे, कॉर्नर पे, और फेस पे होंगे। देखना ध्यान से, ये लेफ्ट वाला फेस, यहाँ पे एक एटम होगा बीच में, एक ऊपर वाला, एक यहाँ पे एक एटम होगा, और एक पीछे वाला यहाँ कहीं एक एटम होगा। ठीक है, कितने एटम आ गए, 3 हम लोग फेस का एटम लिए, ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले को यहां ले लेते हैं और पीछे वाले को यहां। और टचिंग कंडीशन अगर आपको याद हो तो एफसीसी में टचिंग कंडीशन कैसे हो रहा था, अलोंग द फेस सेंटर के अलोंग टच कर रहा था। यानी कि कॉर्नर वाले एटम फेस एटम को टच कर रहा था और फेस वाले एटम किसको टच कर रहा था, कॉर्नर वाले को। आपस में ये दोनों टच नहीं कर रहे थे, आपस में कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, अगर तुम तीनों के सेंटर को मिला दो ना, ये जो है ये एटम ये पीछे वाले का है, ये एटम ऊपर वाले फेस का है, और ये एटम साइड वाले फेस का है। ठीक है, 3 फेस लिए, ये वाला, ऊपर वाला, साइड वाला, तीनों के सेंटर पे एटम रखा हुआ है। इसके सेंटर को अगर हम लोग मिला दे तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ट्रायंगुलर। अगर आप इस कॉर्नर वाले को भी मिला दो इसके साथ, इस कॉर्नर वाले को भी अगर आप मिला दो तो आपको एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगा। ये देखो टेट्राहेड्रल, ये फेस, इधर वाले फेस, ये पीछे वाले फेस, और ये ऊपर वाले फेस, तीनों एटम को हम लोग मिला दिए तो एक ट्रायंगुलर दिखाई दिया, और एक कॉर्नर वाले को। ठीक है, तो कितने एटम आ गए, 4 एटम आ गए। तो इस चार एटम को अगर हम इसको मिला दे, इस कॉर्नर को और नीचे वाले कॉर्नर को अगर हम लोग मिला दे, तो ये इसका बॉडी डायगोनल कहला गया। ये इसका क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल होगा। तो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, और ये 4 एटम। तो यहां कहीं जो होगा ना, यहां कहीं एक वॉइड जनरेट होगा, यहां कहीं एक वॉइड जनरेट होगा। इस वॉइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कहां होगा, क्वेश्चन आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड होगा जो बॉडी डायगोनल होते हैं उस पे। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा, बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, अब बॉडी डायगोनल के कितने पार्ट्स पे, कौन से पार्ट पे, मतलब कितने डिस्टेंस पे। तो ध्यान से देखो कि ये सेंटर है। ठीक है, अगर आपको बॉडी डायगोनल हम पढ़ाए थे क्यूब में, बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी, है ना, बॉडी डायगोनल
का लेंथ कितना होता है, √3a। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a। तो अगर इस पॉइंट को तुम O बोल दो और इस पॉइंट को तुम A बोल दो, तो AO का लेंथ कितना हो जाएगा, आधा। ये टोटल कितना था, √3a। तो ये कितना हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2a। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, ये आधा बॉडी डायगोनल है। अच्छा, इस बॉडी डायगोनल के भी हाफ पार्ट पे टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है। इस बॉडी डायगोनल के भी हाफ पार्ट पे, यानी कि इसके इस बॉडी डायगोनल का हाफ ये था O, और इस AO का भी हाफ पार्ट पे क्या जनरेट हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। AO का भी हाफ पार्ट पे क्या जनरेट हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये यहां जनरेट हो रहा है। तो अगर इस पॉइंट को तुम M बोल दो, तो AM का लेंथ कितना हो जाएगा, AM का लेंथ हो जाएगा, यानी कि इसका भी आधा, AO का भी हाफ। तो AO का हाफ कितना हो जाएगा, √3/4a। ध्यान से देख लो, यही है डिस्टेंस। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोई अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दे कि बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, अच्छी बात है, समझ में हम लोग को आ गया भाई टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, लेकिन कितने दूरी पे होता है, √3/4a पे होता है। ठीक है। अच्छा, साथ में एक चीज हम लोग यहाँ पे और समझ लेते हैं कि जो टचिंग कंडीशन, ये जो वॉइड्स जनरेट हो गया ना खाली जगह, इस खाली जगह को फिल करने के लिए हम लोग कोई एटम पुट करते हैं। तो कौन सा एटम पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो भी एटम्स और आयंस पुट करते हैं ना, वो कैटायन होता है। क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज छोटा होता है, और जो एनायन होते हैं वो लैटिस पॉइंट पे होते हैं। ध्यान से समझना, जैसे हम NaCl का स्ट्रक्चर बोले है ना, तो Na इज द कैटायन और Cl इज द एनायन। तो Cl जो होगा क्लोरीन, वो लैटिस पॉइंट पे होगा, यानी कि कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा। क्लियर। और जो एनायन, जो केटायन होंगे, यानी कि सोडियम Na, ये कहाँ होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे। ये जो वॉइड्स आपको दिखाई दे रहा है, इस वॉइड्स को फिल करने के लिए हम लोग केटायन का यूज करते हैं। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल करने के लिए हम लोग केटायन का यूज करते हैं। समझ में आया, क्यों, क्योंकि केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है, इसलिए एनायन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैटिस पॉइंट पे। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब ध्यान से देखो, ये जो एटम है, ये एटम, ये है बेसिकली एनायन। ये क्या है, एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है वॉइड, इस वॉइड के अंदर हम लोग डालेंगे केटायन को। किसको डालेंगे, केटायन को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, ये R हो गया रेडियस, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहा होगा ये ना, हम तो थोड़ा छोटा बना दिए ना। ये क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। ये हो गया आपके पास एनायन और ये आपके पास क्या हो गया, केटायन। तो ये डिस्टेंस ध्यान से देखो तो R आ गया, रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, रेडियस ऑफ एनायन को R- भी हम लोग लिखेंगे। यहां से लेके इस सेंटर तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ केटायन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R+ भी बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो टचिंग कंडीशन होता है ना, टचिंग कंडीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टचिंग कंडीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेसिकली ये आप क्या देख रहे हैं, ये R+ R- देख रहे हैं। R+ यानी कि जो वॉइड्स में आप केटायन डालिएगा उसका रेडियस, R- यानी कि जो लैटिस पॉइंट पे एटम रखा हुआ है, एनायन रखा हुआ है, उसका रेडियस। तो दोनों का दूरी कितना निकाले हो, इज इक्वल टू √3/4a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टचिंग कंडीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, R+ + R- इज इक्वल टू √3/4a। a इज द साइड। तो बताओ समझ में आया। अच्छा, ध्यान से देखो, ये तो एक ऊपर में था, एक नीचे में भी बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैसे, एक ही डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक एटम यहाँ होगा, एक बगल वाले एटम होगा, एक नीचे वाले पे होगा, है ना, और फिर से एक ऊपर वाले पे होगा। ठीक है, या एक बाहर वाले पे भी ले सकते हो, ये बाहर वाले। ये हम लोग लिए हैं एटम इधर वाले लेफ्ट, ये लिए हम लोग नीचे वाले, और ये हम लोग लिए हैं एटम बाहर वाले, यानी कि ये लेफ्ट, नीचे और बाहर, तीनों के एटम को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। और एक कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है एनायन, सबके सेंटर को मिला दीजिए
तो यहाँ पे आपको क्या जनरेट होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि फिर से टचिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, r माइनस प्लस r प्लस इज इक्वल टू √3/4a, √3/4a। तो बेसिकली जो लोकेशन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, जो लोकेशन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, ये होता है बॉडी के डायगोनल पे। बॉडी के डायगोनल पे कितने दूरी पे ये वॉइड्स जनरेट होता है, √3/4a डिस्टेंस पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, यानी कि एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड बने, दो वॉइड बने, √3/4a डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, √3/4a डिस्टेंस पे नीचे की तरफ, यानी कि एक बॉडी डायगोनल पे दो वॉइड्स बन रहे हैं। कितने वॉइड्स बन रहे हैं, दो वॉइड्स। कौन से दो वॉइड्स बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं। समझ में आया। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, बॉडी डायगोनल कितना होता है, 4। एक इस कॉर्नर से उस कॉर्नर एक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर दो, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ। कितने बॉडी डायगोनल, 4। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स, हाउ मेनी वॉइड्स, 4 2 जा 8। कितने वॉइड्स, 8। ठीक है, चलो इसको उतार लो, पॉज करके उतार लिए। चलिए मिटा दो। यानी कि there are 8 tetrahedral void, there are 8 tetrahedral void in FCC, there are 8 tetrahedral voids in FCC। और लोकेशन कहाँ है, कोई आपसे पूछ दे तो एट, लोकेशन कहाँ है, एट बॉडी डायगोनल, एट बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया है समझते हैं। एक फॉर्मूला दिया गया है, इफ देयर आर z नंबर ऑफ एटम्स इन एनी लैटिस। ठीक है, इफ देयर आर z नंबर ऑफ एटम इन एनी लैटिस, किसी भी लैटिस में अगर z नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो, तो जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, वो होगा 2z। ध्यान दें, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला बनाया गया, इफ देयर आर z नंबर ऑफ एटम्स इन एनी लैटिस, किसी भी लैटिस में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम z हो, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 2z। ध्यान से, एफसीसी का z का वैल्यू कितना था, 4, हम लोग निकाले थे, बोलो एफसीसी का z का वैल्यू कितना था, 4, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आया, 8, यानी कि यहाँ पे 4 डालो तो 4 2 जा 8। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला भी है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपसे पूछ देगा, आपसे क्या पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि जेड नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जेड आपको पता होगा, जैसे मान लो बीसीसी है, तो बीसीसी का जेड का वैल्यू कितना होता था, 2। तो टोटल अगर आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ दे तो कितना बोलेंगे, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, ये फॉर्मूला उतार लो, इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एनी लैटिस इज इक्वल टू 2z। जेड आपको पता होना चाहिए सभी लैटिस का। क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए टचिंग कंडीशन इसका देख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, लोकेशन देख लिए, लोकेशन कहाँ होता है। क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। आइए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेकेंड, it is a double triangular voids surrounded by 6
sphere. So the coordination number of octahedral voids is 6. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसको बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इट इज ए डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर. जैसे टेट्राहेड्रल सिंगल ट्रायंगुलर वॉइड था, 4 स्फीयर से वो बन रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है? डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर. सो द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज 6. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6. चलो उतार लो इसको. हो गया. चलो अब बात करते हैं इसमें भी लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. लोकेशन ऑफ octahedral void in FCC. FCC के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, FCC के अंदर ही बात करेंगे. लोकेशन ऑफ octahedral void in FCC. तो देखो कहां होता है, ये होता है एट एज सेंटर as well as body center, ठीक है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां होगा एफसीसी में? एट एज सेंटर. एज यानी कि ये जो साइड था, साइड के सेंटर में होगा. और कहां होगा? एज वेल एज बॉडी सेंटर. और कहां होगा? बॉडी के सेंटर पे. एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, 2 जगह होता है. चलिए थोड़ा फिगर बना के समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होंगे. मिटा देते हैं इसको. चलो फिगर से समझते हैं. ये एफसीसी लैटिस हम लोग बना लिए, है ना. एफसीसी लैटिस में एटम्स कहां होते हैं? कॉर्नर पे, फेस पे. देखो ऑक्टाहेड्रल का जो शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल का जो शेप होता है ना, वो ऐसा कुछ होता है. अगर आपको याद हो तो मैं ऐसा आपको बना के दिखाया था. इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल. यानी कि 4 एटम होने चाहिए ऐसे जिससे एक स्क्वायर बन सके. 4 एटम कैसे होने चाहिए? ऐसे जिससे एक स्क्वायर बन सके, और एक एटम ऊपर में, एक एटम नीचे में, सबको मिला देंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा. और यहां कहीं पे इसका क्या जनरेट होगा? वॉइड, खाली जगह. जैसे एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, 3 एटम हो गया. अब 3 एटम को, अब इसको हम लोग को क्या करना है कि ये जो वॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वॉइड्स को फिर और कम करना है. तो और कम करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे करके डालेंगे एक एटम, एक एटम ऐसे करके डालेंगे, एक एटम ऐसे करके डालेंगे. यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे. 3 एटम है, बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली हो गया, तो फिर क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में उस वॉइड्स को कम करने के लिए अलग अलग, यानी कि थोड़ा सा, जैसे ध्यान से समझना, जैसे ये दोनों एटम्स आपस में पास था, तो एक इसके बीच में एटम डालेंगे, एक इसके बीच में एटम डालेंगे, एक इसके बीच में एटम डालेंगे. तो कितने एटम टोटल डालना पड़ा? 6, है ना. फिर भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसी स्पेस को 6 एटम को नीचे और 6 एटम उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा. उस स्पेस को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल बनेगा क्या? 4 एटम रहेगा स्क्वायर में, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे. तो जो भी सेंटर में आपको वॉइड्स जनरेट दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो आइए समझते हैं एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है. तो ध्यान से देखना, इस क्यूब के बगल में भी एक क्यूब होगा, एक ऊपर भी होगा. बोलो, ध्यान समझ लो. इस क्यूब के बगल में भी एक क्यूब है जिसका हम लोग फेस बना दिए. इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब है जिसका हम लोग फेस बना दिए. अच्छा, इस फेस पे भी एक एटम होंगे, इस फेस पे भी एक एटम होंगे. अच्छा, इस कॉर्नर पे एक एटम होंगे. यानी कि ये आ गया इस कॉर्नर पे, ये आ गया इस क्यूब के फेस पे, ये एटम आ गया इसी क्यूब के साइड वाले फेस पे, ये एटम आ गया बगल वाले में.
ठीक है, और ये एटम आ गया नीचे वाले में, तो सभी के कॉर्नर को मिला दो, और ऊपर वाले में भी एक होगा एटम, ऊपर वाले फेस पे भी एक एटम होगा, तो इसके सभी के सेंटर को मिला दीजिए, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर, क्या मिलेगा, एक स्क्वायर, और इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए, इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो शेप बन रहा है ना, ये शेप, ये कैसा शेप है, ऑक्टाहेड्रल, कैसा शेप है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहां कहीं बताए थे भी आपको, स्क्वायर के सेंटर के पास कहीं, तो यहां कहीं जो होगा, ये वॉइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, इस वॉइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। कैसे बना है, 4 एटम के सेंटर को मिला दिए, एक स्क्वायर बन गया, ये एटम जो है वो ऊपर वाले क्यूब के फेस पे है, ये एटम जो है ये कॉर्नर पे है। ठीक है, तो सबको मिला दिए तो एक ऑक्टाहेड्रल आपको शेप दिखाई दे रहा है। कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल। और इस ऑक्टाहेड्रल का जो सेंटर कहीं होगा, इसी पे क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से देखो, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ये कहां प्रेजेंट है, एज के सेंटर पे, देखो ध्यान से, ये तो एज था ना, ये क्या था, एज, तो एज के सेंटर पे क्या बन गया, एज के सेंटर पे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हुआ बात, एज के सेंटर पे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, चलिए अब फिर से वही बात, टचिंग कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे क्या रखे हुए, यहां पे क्या है, यहां पे है एनायन, एनायन, और यहां पे क्या रखा होगा, वॉइड्स में केटायन। ये डिस्टेंस को हम लोग बोल दिया R माइनस, इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, R प्लस। तो R माइनस प्लस R प्लस का वैल्यू क्या आएगा, टोटल एज कितना था, A, इसके सेंटर पे बना है, इस एज के सेंटर पे बना हुआ है, ये था टोटल R माइनस, और यहां कहीं होगा R प्लस, R प्लस। ठीक है, तो ये दूरी टोटल कितना था, टोटल था A, तो ये दूरी कितना आएगा, A/2। टचिंग कंडीशन, R minus plus R plus is equal to A/2 is the touching condition of octahedral bond in abscissa lattice। ठीक है, तो हम आपको बता दिए कि एज के सेंटर पे होता है, और एक वॉइड होता है, एक वॉइड होता है बॉडी के सेंटर पे, एक वॉइड कहां होता है, बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, फिगर बना लीजिए, बॉडी के सेंटर वाला भी समझाते हैं। हो गया, चलो बॉडी के सेंटर पे भी एक वॉइड बनेगा, कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, एक इस फेस पे एटम होंगे, एक पीछे वाले फेस पे एटम होंगे, एक इस फेस पे एटम होंगे। ठीक है, एक सामने वाले फेस पे एटम होंगे। ये जो ब्लू कलर से हम बनाए हैं, ब्लू मार्कर से, ये फेस का एटम है, फेस सेंटर पे, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस। ठीक है, और ये जो हम ब्लैक वाले से बना रहे हैं, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला एटम है ऊपर वाले फेस का, ब्लू वाला है चारों का, चारों फेस का, 1 2 3 4, और ये जो ब्लैक वाला है ये ऊपर वाले फेस का, और ये ब्लैक वाले नीचे वाले फेस का। बोलो, समझ में आया? अगर आप इसको मिला दें, इसके सेंटर को, तो ध्यान से देखो, आपको एक स्क्वायर दिखाई दिया। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर वाले से मिला दें, तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाई देगा, दिखाई दिया। तो इस ऑक्टाहेड्रल शेप का जो सेंटर कहीं होगा ना, यानी कि बॉडी सेंटर, क्यूब का बॉडी सेंटर, इस बॉडी सेंटर पे कौन से वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देख लो ऐसा कुछ, चारों फेस के एटम को मिला दिए, एक स्क्वायर बन गया, एक ऊपर एटम, एक नीचे एटम, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। और ऑक्टाहेड्रल का जो बॉडी सेंटर होगा ना, यानी कि बीच वाला पार्ट, वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एब्सिस। टोटल वॉइड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ
octahedral voids in FCC। FCC के अंदर में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो देखो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां थे? एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो हाउ मेनी एज? 12 एज। आप लोगों को पता है कितने एज होते हैं? 12। और खुद में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। खुद में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 प्लस बॉडी सेंटर कितने होते हैं? एक, जो सेंटर में होगा तो 1। तो ध्यान से देखो यहां से कितना आ गया? 3 + 1 4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस इज 4। लोकेशन कहां है? एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, इफ देयर आर z number of atoms in any lattice, then total octahedral voids is equal to z। यानी कि जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किसी भी लैटिस का होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। एफसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना था? 4। कितना था? 4। तो टोटल वॉइड्स कितने आए इफेक्टिवली? देखो कितना आया? 4। टेट्राहेड्रल में क्या था कि अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम z है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा था? 2z। कितना आ रहा था? 2z। तो z का वैल्यू एफसीसी के लिए 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा था? 8। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आ रहा था? z यानी कि 4। बताइए समझ में आया आपको? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, टचिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है, r + r- का होता है। ध्यान रखिएगा जो भी वॉइड्स होगा, वॉइड्स के अंदर हम लोग केटाइन डालते हैं और जो भी पैकिंग बनाता है यानी कि जो लैटिस पॉइंट होगा वो एनाइंस बनाएगा। क्लियर है? उतार लो। चलो हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी atoms are required to fill the octahedral void in FCC। ठीक है, इन FCC। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC। कितने एटम हम लोग को चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करने के लिए? तो इसको कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से, एटम चाहिए आपसे, इफेक्टिव एटम नहीं पूछा। अगर इफेक्टिव एटम पूछता तो आंसर होता Z यानी कि 4। आपसे पूछा कि जो कितने एटम्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे, कितने केटाइंस रिक्वायरमेंट होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करने के लिए। तो ध्यान से देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां है? एज के सेंटर पे। हाउ मेनी एज? 12। तो 12 तो आपको एटम चाहिए। ठीक है, और एक एटम चाहिए जो बॉडी के सेंटर पे बना रहा। तो 12 एटम एज के लिए और एक एटम बॉडी के सेंटर के लिए। तो हाउ मेनी एटम्स? 13। कितने एटम हो गए? 13 एटम्स रिक्वायर्ड। 13 एटम्स रिक्वायर्ड। बोलो समझ में आया? 13 एटम्स चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। A solid is made up of two atoms, A and B. B occupy HCP
position, B occupy HCP position and A occupy 2/3 of octahedral voids. Octahedral voids in HCP lattice. Determine the formula of solid. Determine the formula of solid. चलो लिख लो. A solid is made up of two atoms A and B. B occupy HCP position. HCP यानी कि hexagonal closest packing position पे है. And A occupy 2/3 of octahedral voids in HCP lattice. ठीक है. तो कह रहा आपने को फॉर्मूला बताइए. फॉर्मूला बताइए. बनाए. चलिए देखिए कैसे बनेगा. हम लोग के पास दो एटम है. एक है B. सॉल्यूशन देख लो इसका. एक है A और दूसरा क्या है B. A कहाँ है? A कहाँ है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP. तो अभी हम आपको जस्ट बताएं कि कोई भी लैटिस आपको अगर दे दे ना, कोई भी लैटिस अगर आपको दे दे और उसमें Z नंबर ऑफ एटम हो तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? Z. और कोई तुमसे पूछ दे कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है तो 2Z. ठीक है. जैसे HCP में Z का वैल्यू कितना आ रहा था? 6. तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा? 6. और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा? 6 इंटू 2 इंटू Z यानी कि 6 इंटू 2 यानी कि 12. कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड. तो A कहाँ है? A कहाँ है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसी भी लैटिस में कितने होते हैं? Z. HCP में Z का वैल्यू कितना होता है? 6. यानी कि टोटल वॉइड्स कितने होंगे? 6. उसका 2/3 है यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 2/3. बोलो समझ में आया? चलिए B कहाँ है? B ऑक्युपाई HCP पोजीशन. B ऑक्युपाई HCP पोजीशन यानी कि HCP में एटम्स और लैटिस में Z का वैल्यू कितना आता है? इफेक्टिवली HCP बोल दिया ना तो तुम Z को ध्यान दो. अगर आपको HCP बोल दिया तो किसको ध्यान दो? Z को ध्यान दो. तो Z कितना होता है B का? 6. यहां से देखो कितना आ जाएगा? 2. तो फॉर्मूला अपने पास बन गया A4B6. फॉर्मूला क्या बन गया? A4B6. कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में लिख के देता है आपको. किस में लिख के देता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला में. जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो. यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 2. क्या आ जाएगा कॉमन? 2. तो फॉर्मूला बन जाएगा A2B3. तो आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है. अगर मल्टीपल है तो दोनों में टिक मारिए. अगर सिंगल करेक्ट है तो जो आपको गिवन दिया होगा उसमें टिक मारिए. सिंगल करेक्ट में दोनों आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना. ठीक है. तो देखो ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स. इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान में रखना कि लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए. दोनों का टचिंग कंडीशन क्या होगा यानी कि R प्लस R माइनस का टचिंग कंडीशन क्या होगा. जैसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या देखे थे? R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/4a. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या देखे थे? R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू a/2. क्लियर? अच्छा. टचिंग कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. लोकेशन आपको याद रखना है. बॉडी डायगोनल पे बन रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बन रहा था? एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे. क्लियर है? फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर Z नंबर ऑफ एटम है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2Z. टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? Z. है ना सिंपल. तो इसको ध्यान से पढ़ लेना. ये था टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग कुछ हम लोग के सिलेबस में दिया है तो उसके उस अनुसार हम लोग उसको पढ़ लेंगे. जैसे NaCl हो गया ना, तो ये सब टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि CBSE वाले जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो सॉलिड स्टेट को कंसीडर नहीं करें. क्यों? क्योंकि CBSE बोर्ड से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है. ये सॉलिड स्टेट आपको मिलेगा जेईई मेंस में, है ना, नीट में और बिहार बोर्ड में. बिहार बोर्ड में इस चैप्टर को नहीं हटाया गया है. ध्यान रखिए बिहार बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं और जेईई मेंस और नीट के लिए भी.
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस करवाएं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? दोस्त लोग को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, धन्यवाद।